हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने समष्टि के बारे में पढ़ा था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समष्टि वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए, किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार निश्चित नहीं होता है ना, यानी कि कोई भी जाति हो, कोई भी जाति का जंतु हो, उसकी समष्टि का आकार कभी भी निश्चित नहीं रहेगा। कह रहा है कि ये समय समय पर बदलता रहता है, जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। विभिन्न कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थिति। ठीक है, देखिए ये कैसे है कि जैसे कोई जाति का कोई जंतु है, वो उसका कोई निश्चित आहार होगा, है ना, वो किसी निश्चित आहार पर निर्भर करता होगा। तो अगर उस आहार की उपलब्धता में कमी आएगी तो क्या होगा? उस जाति की संख्या में भी कमी आएगी। आहार के में जब कमी आ रही है तो क्या है, जातियों को भोजन जो है अच्छे से नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो क्या होगा, उसकी कमी हो जाएगी, उपलब्धता अगर कम होगी तो। इसके अलावा परभक्षियों द्वारा खुद को सेव करने का भी उनके पास बड़ी चुनौती होती है कि परभक्षी द्वारा ये बचे रहें, है ना, शिकार होने से बचे रहें। ठीक है, इसके अलावा कुछ मौसमी स्थिति भी होती है, अचानक से बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, बिजली गिरना, ये सब भी क्या करता है, जीवों की संख्या को संतुलित करने का काम करता है ना। तो वही कह रहा है कि किसी भी जाति का समष्टि का आकार जो होता है कभी भी निश्चित नहीं होता है, ये हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जन्म दर, बर्थ रेट और नेटैलिटी। तो जन्म दर से मतलब है कि समष्टि में जन्मी वो संख्या जो कि दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है, यानी एक निश्चित समय में किसी भी जनसंख्या में जितनी वृद्धि हो रही है, हाँ ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जन्म दर। ठीक है, एक निश्चित समय कहा गया है, निश्चित अवधि यानी निश्चित समय। मृत्यु दर देखिए, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या, कोई निश्चित समय जैसे ना निकाला जाता है जब रेशियो, कहते हैं कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ या एक साल के अंतर्गत कितने लोगों की मृत्यु हुई, है ना। तो एक निश्चित समय हमने बताया ना कि एक साल में इतने लोग की मृत्यु हुई, एक साल में इतने नए जो है न्यू बॉर्न शिशु का जन्म हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए अप्रवासन यानी इमाइग्रेशन। तो यह उसी जाति के व्यवसायियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, मतलब किसी एक जाति के जनसंख्या पर की ये बात कर रहा है। किसी एक जाति का अगर सर्वे हो रहा है तो उसी जाति की ये संख्या को निर्धारित करता है ये अप्रवासन, जो कि किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हों या आए हों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्प्रवासन, इमिग्रेशन। ये क्या होता है? यह समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं, है ना। देखिए इन दोनों में अंतर याद रखिए, आप्रवासन और उत्प्रवासन। इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, इमाइग्रेशन यानी कि कहीं और से आई हुई जनसंख्या, जैसे कि अगर हम अपने एरिया की बात करें, है ना, किसी एक निश्चित क्षेत्र की बात करें, अगर हम वहाँ पे कोई दूसरी जगह से कोई आ रहा है जंतु, तो उसे हम कहेंगे इमाइग्रेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? इमाइग्रेशन। जब उस क्षेत्र से कुछ जंतु चले गए तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लीनियर डायग्राम के द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी को समझाया गया है। देखिए बीच में आप लोग को दिख रहा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा हुआ है ना, और ऊपर इमाइग्रेशन, है ना, क्या लिखा है? इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा ना कि किसी निश्चित स्थान से जो है एक निश्चित समय अवधि के दौरान कहीं और से कोई जंतु आ जाए, उसे क्या कहा जाएगा? इमाइग्रेशन। तो जब देखिए जंतु जब आएगा तो क्या होगा? प्लस का चार्ज, यानी कि पॉपुलेशन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसलिए हम प्लस करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। और अभी हमने देखा इमिग्रेशन में, इसमें क्या करा है? किसी निश्चित क्षेत्र से जंतु चले गए, कहीं और चले गए। जब चले गए तो क्या होगा? घटेगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। नेटैलिटी जो देखिए, नेटैलिटी क्या होती है? जन्म दर। अगर किसी निश्चित जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ नए शिशुओं का जन्म हो गया है तो क्या होगा? पॉपुलेशन में बड़ी वृद्धि होगी, है ना। और मोर्टेलिटी में क्या है? मृत्यु।
यानी पॉपुलेशन में कोई मर गया तो उसको क्या करेंगे, घटा देते हैं। जन्म हुआ तो पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, प्लस हो गया। मृत्यु हो गया तो यानी संख्या में कमी आई ना व्यक्तियों की, उसे क्या कहेंगे, माइनस कर देंगे उसको। ठीक, चलिए तो देखिए, इसलिए अगर समय t पर, ठीक है, समय क्या है t, समष्टि घनत्व n होता है, माना गया है समष्टि घनत्व हम n रखेंगे और समय को t से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये कैपिटल N। तो समय t+1 पर इसका घनत्व क्या होगा, है ना। देखिए समय है n है, t+1, फिर एक समय है। ठीक है, कह रहा है कि किसी निश्चित समय में, है ना, तो दो समय लिया गया है, एक t लिया गया है और एक t+1 लिया गया है ना। तो इसका मान, इसका घनत्व क्या होगा, तो n t+1 बराबर होता है n फिर t। ठीक है, और ये क्या है, जन्म लेने वालों की संख्या और अप्रवासियों की संख्या, ये क्या है, बर्थ रेट है। ठीक है, बर्थ रेट को 20 से शो किया गया है। जन्म लेने वालों की संख्या, और ये क्या है, इमाइग्रेशन, यानी कि आने, बाहर से जो अप्रवासी आते हैं तो उसको ऐड कर दिया गया। फिर माइनस है, देखिए ये डेथ रेट है, मृत्यु को प्राप्त करने वाले जंतुओं की संख्या, साथ ही इमिग्रेशन यानी कि जो जाता है ना, जो एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में से जो चला जाए जंतु, उसको क्या कहा गया है, उसे कहा गया है इमिग्रेशन। तो डिनोट किया गया है उसको कैपिटल ई से। तो ये जो आपको दिख रहा है समीकरण, ठीक है, इस समीकरण के माध्यम से हम जो किसी भी पॉपुलेशन के घनत्व को ज्ञात कर सकेंगे, है ना। अगर कोई समय दिया गया कि इतने समय में किसी स्थान पर इतनी जो है, इतने लोगों ने जन्म लिया और इतने अप्रवासी आए, ठीक है, इतने अप्रवासी जो है वापस आए और साथ ही इतने लोगों की मृत्यु हुई और इतने लोग चले गए, तो उसका जो है जनघनत्व क्या होगा, पॉपुलेशन घनत्व क्या होगा, तो हम इस समीकरण के माध्यम से उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कि इस समीकरण में जन्म लेने वालों की संख्या प्लस अप्रवासियों की संख्या को शो किया गया है b+i से। ठीक है, मरने वालों की संख्या प्लस उत्प्रवासियों की संख्या को d+e से डिनोट किया गया है। कह रहा है कि जो इनकी संख्या है ये d+e से अधिक है। अच्छा, यहाँ पे जो संख्या है इनसे अधिक है, जो तो समष्टि का घनत्व बढ़ जाएगा। अगर देखिए ये प्लस में है, इनसे अधिक है ना, प्लस में है, साथ ही इनसे अधिक है, तो क्या होगा, अधिक है, तो ये क्लियर है कि पॉपुलेशन का घनत्व जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और अगर नहीं होता ऐसा तो क्या होता, ये घट जाता। ठीक, चलिए, सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे दो कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन पाते हैं। कह रहा है कि सामान्य परिस्थिति अगर हो तो समष्टि घनत्व कैसे प्रभावित, समष्टि का घनत्व किस प्रकार से बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि कारकों में जन्म और मृत्यु, है ना, कि यानी कि कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और जबकि ये जो इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन जो है ये सब एक क्या है, सेकेंडरी स्टेज है ना, ये कम महत्वपूर्ण होता है इसके तुलना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए जैव सूचकांक यानी वाइटल इंडेक्स। तो देखिए इसमें जन्म दर, मृत्यु दर का प्रतिशत अनुपात एक इकाई समय में मापा जाता है, कोई एक निश्चित समय दे दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है मृत्यु दर और जन्म दर का प्रतिशत अनुपात निकाला जाता है ना। तो देखिए वाइटल इंडेक्स का ये समीकरण है b/d × 100 से। ठीक, यदि जैव सूचकांक यानी कि वाइटल इंडेक्स का मान 100 से अधिक होता है तो समष्टि क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है ना। अगर इससे कम आता है, ऋणात्मक अगर माना गया, तो इसका मतलब है कि समष्टि में वृद्धि शून्य है ना। अगर भी जैसे इसका कोई मान दे दिया और कह दिया कि जैव सूचकांक ज्ञात कीजिए, है ना, तो कोई अगर मान आ रहा है, वाइटल इंडेक्स का मान अगर कुछ दे दिया गया कि इतना है, तो सीधे क्लियर हो जाएगा कि यानी कि समष्टि जब देखेंगे 100 से अधिक है, 120 हो गया, 110 हो, 105 जो भी हो, अगर इतना हो गया तो हम कहेंगे कि समष्टि में क्या है, वृद्धि है ना। जैसे कि कोई जन्म दर मृत्यु दर दे दिया, जैसे कि जन्म दर हो गया 10 मान लीजिए दे दिया, है ना, मृत्यु दर दे दिया 5 दे दिया, है ना, उसको फिर सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि 100 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, कि समष्टि में वृद्धि हो रही है। अगर 100 से कम आ गया, ठीक है, सॉरी 100 से अधिक आ गया
तो हम कहेंगे समष्टि में वृद्धि हो रही है। और 100 से कम आ गया है ना, 90 आ गया, 95 आ गया, 98 जो भी हो, तो हम कहेंगे इसका अर्थ क्या है कि वृद्धि धीमी गति से शून्य वृद्धि है ना। नेक्स्ट हेडिंग है वृद्धि मॉडल, है ना। तो देखिए कोई भी समष्टि होती है तो जरूरी तो नहीं है कि वो समष्टि जो है अनियंत्रित में वृद्धि होती रहेगी, है ना। कोई भी पॉपुलेशन है किसी भी जंतु की, तो अनियंत्रित वृद्धि उसमें संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि प्रकृति उस वृद्धि को कम कर देती है ना। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं कि वो वृद्धि जो है खुद ही संतुलित हो जाती है ना। अगर जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण लें, जैसे कि डार्विन ने एक उदाहरण लिया था हाथी का। हाथी जो है अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 6 बच्चों को ही जन्म देती है ना। लेकिन अगर जरा सोचिए कि 6 के 6 बच्चे अगर वयस्क हो गए और 6 ने फिर प्रजनन किया, जनन किया, तो 6 के फिर 6 निकले, है ना। 6 से 6 हाथी बने। इस तरीके से सब, मतलब अगर उनकी मृत्यु हो ही ना, तो जरा सोचिए क्या होगा। एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही हाथी की प्रजाति होगी, है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो वयस्क होने से पहले ही किसी खास बीमारी के द्वारा, परभक्षियों द्वारा वो जो है मार दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी संख्या एक सीमित रहती है। तो उसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से उनमें वृद्धि होती है। देखिए इसमें पहला है चर घातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्टता संसाधन यानी आहार और स्थान उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी समष्टि यानी कोई भी जनसंख्या, उसमें बिना बाधा के ही वृद्धि हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें आवास और स्थान दोनों ही प्राप्त हों, है ना। तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है ना। प्रत्येक जाति में क्या योग्यता होती है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सके, ठीक है। देखिए डार्विन का यहाँ पे नाम आ गया कि जैसे कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत में बताया था कि समष्टि चर घातांकी या ज्यामिति शैली में वृद्धि करती है, कि कोई भी जनसंख्या जो है एक ज्यामिति 2 का 4, 4 का 8, ठीक, 8 का 12, इस तरीके से वृद्धि करती है ये ज्यामिति शैली में, है ना। तो अगर n आकार की समष्टि में, कोई समष्टि का नाम दे रहा है कि कोई मान लीजिए n आकार की समष्टि है, ठीक है, एक साइज दे रहा है कि कोई पॉपुलेशन किस आकार की है, n आकार की है, में जन्म दर यानी कि कह रहा है कि कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म से ले रहा है, जन्म दर को शो किया गया है स्मॉल b के रूप में, ठीक है। और मृत्यु दर यहाँ होगा, यहाँ पे सही कर लीजिए, मृत्यु दर, है ना। मृत्यु दर यानी कि प्रति व्यक्ति मृत्यु दर, तो इसको शो किया गया है स्मॉल d के रूप में, है ना, निरूपित की जाती है। तब इकाई समय अवधि, तब कह रहा है इकाई समय अवधि में, इकाई समय अवधि कह रहा है t स्मॉल d n बाई स्मॉल d t के दौरान वृद्धि या कमी इस प्रकार से होगी, यानी इस समीकरण के द्वारा हम शो करेंगे dn बाई dt इक्वल टू b माइनस d और मल्टीप्लाई n, है ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर हम मान लें b माइनस d का मान, इसका मान कितना है r, ठीक है, तो क्या निकलेगा dn बाई dt इक्वल टू आर एन, ठीक है। इसके यहाँ जगह हमने क्या लिखा, आर देखिए क्या शो करेगा यहाँ पे, जब आर लिखेंगे तो आर कह रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक रेट है, ठीक है। आर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक रेट है, दर है। और ये समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानक का कार्य करता है। किसी भी समष्टि की वृद्धि पर किसी भी जैविक या फिर अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मानक का कार्य करता है। तो इस प्रकार यह समीकरण समष्टि के चर घातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि को शो करता है ना। ये जो समीकरण अभी हमने देखा वो क्या शो करता है, समष्टि के चर घातांकी या फिर ज्यामितीय वृद्धि को दर्शाता है। और जब n के समय को संदर्भ में n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो j आकार का वक्र
प्राप्त होता है ना। n को अगर हमने समय मान लिया तो किस तरह से वक्र प्राप्त होगा, जे आकार का। ये देखिए फिगर में, ठीक है, यहाँ देखिए ये टाइम शो कर रहा है, ये जो लाइन है ना, और ये है पॉपुलेशन की साइज को शो कर रहा है। कोई निश्चित समय में पॉपुलेशन की साइज जो है किस प्रकार से चर घातांकी रूप से वृद्धि करती है ना। तो ये देखिए शुरुआत में तो धीमी है, लेकिन फिर एक निश्चित समयांतराल के बाद ये जो है तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है, यानी तेजी से वृद्धि कर रही है। तो एक आप देख रहे हो जे की तरह इसकी संरचना बन रही है ना, इसलिए इसको कहा गया है जे शेप्ड कर्व। जैसे अभी मैंने आपको हाथी का उदाहरण दिया, शुरुआत में अगर एक हाथी सामने, एक के 6 हुए है ना, फिर 6 के, फिर 6 हुए, तो धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन जब फिर वो सभी इतने जब ज्यादा संख्या में हो जाएंगे, फिर वो लगातार जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से हाथियों की संख्या में वृद्धि होगी, है ना। या कोई भी जंतु लीजिए, शुरू में अगर एक ही जंतु है उस तरह का, तो वो उसमें वृद्धि क्या है, थोड़ी सी हमें कमी दिखाई देगी, धीरे धीरे दिखाई देगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसमें जो है तेजी से वृद्धि दिखाई देती है। तो इसी को कहा गया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना, और जे शेप्ड कर्व। नेक्स्ट है देखिए संभार तंत्र वृद्धि यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब देखिए प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चर घातांक की वृद्धि होती रहे, है ना। इसके देखिए ये जो थ्योरी आई, इसके अनुसार देखिए कह रहा है कि प्रकृति में कोई भी जो समष्टि है उसके पास कभी भी ऐसे संसाधन नहीं मिलेंगे कि उसकी जो है वृद्धि इस तरह से बढ़ती रहे, है ना। जैसे मैंने अभी आपको हाथी वाला उदाहरण दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर एक हाथी 6 छोटे हाथियों को जन्म दे रही है तो वो सभी जो है वयस्क हों, सभी जो है 6 नए हाथियों को जन्म दे, है ना। क्योंकि कुछ बीमारी है, अकाल है, सूखा पड़ गया, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, ये सभी कारक जो है उत्तरदायी हो जाते हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए। और मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूँ हाथियों का, है ना। ये जो उदाहरण है, ये जो कारक है जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकते हैं, ये लगभग सभी पर काम करते हैं, है ना। मनुष्यों पर भी काम करते हैं, है ना, और इसी प्रकार से अन्य जंतुओं पर भी काम करते हैं, पौधों पर भी ये काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रकृति में कोई भी समष्टि, जो जैसी भी समष्टि हो, कभी भी उसके पास इतने असीमित संसाधन नहीं होंगे कि उनमें जो है इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, है ना, लगातार जो है तेजी से वृद्धि हो। तो इसके कारण जो है सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा भी होती है ना। जैसे कि संसाधन को प्राप्त करना है, कोई अगर भोजन है, किसी 2 विभिन्न जंतुओं का अगर वो भोजन है, तो क्या करेगा, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और वो भोजन उसी को प्राप्त होगा जो उसमें जीतेगा उस प्रतिस्पर्धा में, है ना। तो एक की संख्या में कमी तो आनी ही आनी है ना। तो ये कह रहा है कि व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहता है, जो योग्य रहता है उसी को प्राप्त होता है, और जो जीवित बना रहता है वही जनन भी करता है ना। तो जो जीवित रहेगा वही जनन करेगा, तो यानी कि बर्थ रेट क्या होगी, कम ही होगी, कभी भी एक्सपोनेंशियल रूप से नहीं बढ़ेगी, घातांकीय रूप से नहीं आगे बढ़ेगी। अच्छा, लिखा है नेक्स्ट कि प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। प्रकृति में जो भी आवास होता है उसके पास क्या होती है, पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं होती है ना, और उसके आगे वो वृद्धि कर ले कोई जंतु, ऐसा संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा वृद्धि को प्रकृति की पोषण क्षमता के मान लेते हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में क्या शो करती है, पश्चाताप प्रवणता यानी कि लॉग फेज, उसके बाद त्वरण, फिर मंदन, और अंत में अनंत स्पर्शी प्रावस्थाएं आती रहती हैं। जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है तो उस समय टी के संदर्भ में एन का आरेख क्या हो जाता है, सिग्मोइड, एस शेप्ड हो जाता है ना, सिग्मोइड वक्र बन जाता है। तो इस प्रकार की समष्टि वृद्धि को बोलते हैं विहुष्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि, है ना। देखिए dn/dt इक्वल टू क्या है, rn के, अभी हमने पढ़ा ना कि k क्या है, पोषण क्षमता है प्रकृति की, है ना। फिर n है, n क्या है, समय,
और फिर के है, के यानी कि पोषण क्षमता। यहाँ देखिए लिखा भी है, जहाँ n बराबर क्या है, समय t पर समष्टि का घनत्व है। n क्या है, समय t पर समष्टि का घनत्व। r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक रेट है, प्राकृतिक वृद्धि की दर है r। फिर यहाँ देखिए k क्या है, पोषण क्षमता है ना। अगर मान लीजिए किसी कोई पोषण क्षमता दी गई हो और साथ में उसका जो है पूछा जाए कि इसका घनत्व बताइए, समष्टि का घनत्व बताइए, या फिर कहा जाए कि विशिष्ट पर लॉगिस्टिक वृद्धि के अनुसार जो है इसका मान कितना होगा, तो हम इस सूत्र के माध्यम से करेंगे, है ना। देखिए आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आते, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। हाँ, आपसे वक्र पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि ये जो विशिष्ट पर लॉगिस्टिक वृद्धि होती है ये क्या होती है, ये चीज़ें पूछेगा, इसका आपसे समीकरण पूछेगा, लेकिन कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। ओके, तो टेंशन ना लीजिएगा, बस समझिए इसको कि आखिर ये होता क्या है। फिर देखिए, अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित है और देर सवेर सीमित होने वाले हैं, इसलिए लॉगिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल वृद्धि वाला, उसमें क्या था कि असीमित संसाधन हो, अगर जीवों के पास असीमित संसाधन हो तो क्या करते हैं जीव, चर घातांकीय वृद्धि करते हैं, बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जे शेप्ड कर्व बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए विशिष्ट पर लॉगिस्टिक वृद्धि में क्या कर रहा है कि नहीं, असीमित वृद्धि जो संसाधन नहीं है प्रकृति के पास, एक निश्चित सीमा तक ही उनका दोहन किया जा सकता है। उस सीमा से बाहर अगर प्रकृति के पोषण का दोहन किया जाएगा तो क्या होगा, कमी आएगी, है ना, पोषण क्षमता में कमी आएगी और जीवों की संख्या कम होगी, नष्ट हो जाएगी। तो यानी कि कभी भी जीवों में इस तरीके से बेतहाशा वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक, तो इसलिए इस वृद्धि मॉडल को जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में अधिक यथार्थपूर्वक माना गया है ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वृद्धि मॉडल जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, तो हम कहेंगे विशिष्ट पर लॉगिस्टिक वृद्धि, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन। तो किसी भी प्राकृतिक आवास में केवल एक ही जाति निवास नहीं करती, उसकी न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की होती है जिससे वो अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर सके, है ना। किसी भी प्राकृतिक आवास में ऐसा तो होने ना केवल जंतु ही हो, पौधे भी तो होने चाहिए, है ना। पौधा क्या है, दूसरी जाति है, और अगर एक जंतु है अगर वो शाकाहारी नहीं है तो क्या होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, वो मांस पर निर्भर करेगा। तो मांसाहारी होने के लिए उसकी आवश्यकता है कि कोई अन्य जंतु हो जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर सके, मांस प्राप्त कर सके। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते रहते हैं, है ना। एक जैव समुदाय को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, आपस में परस्पर क्रिया करते रहते हैं। इसमें देखिए दो तरीके से इनकी क्रियाएं होती है, एक होती है अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, है ना। ये क्या करती है, दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया, जब जातियां कैसी होंगी, भिन्न होंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिए, अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं किसके अंतर्गत होती है, दो भिन्न जातियों की समष्टियों के पारस्परिक क्रिया का ये परिणाम होती है अंतराजातीय। ये क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए क्या हो सकती है, या तो हितकारी होंगी, ठीक, या हानिकारक हो जाएंगी, या फिर उदासीन रहेंगी। हितकारी यानी कि लाभदायक हो जाए या तो, ठीक है, एक जाति जो है दूसरी जाति को हो सकता है लाभ पहुंचाए अपनी उपस्थिति से, या तो क्या करें, दूसरी जाति को नष्ट कर दे तो क्या हो जाएगी, वो हानिकारक हो जाएगी, या फिर क्या कर दे, कोई प्रभाव नहीं, दोनों साथ साथ रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़े, बिल्कुल उदासीनता, है ना। फिर देखिए लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए हम शो करते हैं प्लस चिन्ह, ठीक है, और हानिकारक के लिए हम शो कर सकते हैं माइनस चिन्ह, और उदासीन को 0 से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक होता है अंतराजातीय ना, एक होता है अंतरजातीय, अंतरजातीय, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम इंट्रा स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा स्पेसिफिक। तो अंतरजातीय में क्या होता है बेटा कि उसमें
दो भिन्न जातियां नहीं होती है, एक ही जाति होती है। ठीक है, क्या करेंगे इसको अंतर जाति में, एक ही जातियों के मध्य, एक ही जातियों के मध्य जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उसको हम कहते हैं अंतर जाति पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उदासीन अंतः क्रियाओं को। देखिए अभी हमने देखा ना कि दो जातियां होती हैं वो या तो एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगी या फिर लाभ पहुंचाएंगी या फिर उदासीन रहेंगी। तो उदासीन वाला देखिए क्या कहता है, तो इस प्रकार की अंतः क्रियाओं में किसी भी सहयोगी को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होते हैं, जैसे कि फलभक्षी एवं कीटभक्षी तथा पक्षियों का एक साथ रहना। जो फलभक्षी होते हैं, कीटभक्षी रहते हैं, वो सभी क्या कहते हैं, पक्षी और साथ ही पक्षी, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन ना तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और ना ही हानि पहुंचाते हैं। ठीक, दूसरा देखिए अंतःक्रिया कौन सी है, ऋणात्मक अंतःक्रिया। ऋणात्मक यानी कि क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना कि ऋणात्मक को हम किससे शो करेंगे, माइनस से, यानी कि एक जाति जो है हानि में जा रही है, एक जाति को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी जाति को हानि होता है ना। तो इसमें देखिए ऋणात्मक में पहला प्रकार है परभक्षण, प्रेडेशन यानी कि शिकार। परभक्षण में क्या होगा, एक जाति का जो जंतु होगा वो दूसरी जाति के जंतु को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तो क्या होगा, एक जाति को तो लाभ होगा, उसको भोजन मिल गया, लेकिन दूसरी क्या है, दूसरी को तो जान से हाथ धोने पड़ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, उसका हानि हो रहा है ना। तो क्या है ये, ऋणात्मक अंतःक्रिया है ये। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, परभक्षण, पर मतलब दूसरों, पर मतलब क्या था, दूसरा, भक्षण मतलब खाना, उसको भोजन, भक्षण कर लेना, भोजन के रूप में ले लेना। एक जाति जब दूसरी जाति पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, तो उस जाति को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति होती है उसकी जान चली जाती है ना। भोजन जो है वो पहली जाति का वो भोजन बन जाता है। इससे क्या होता है कि पहली जो दूसरी जाति होती है उसका परभक्षण हो जाता है ना, दूसरी जाति को हानि होती है, इसी को बोलते हैं परभक्षण यानी कि प्रेडेशन। जैसे कि मान लीजिए एक जाति है, क्या है, मेढक है ना। मेढक किसको खाता है, कीट पतंगों को खाता है ना, कीट को खाता है, कीट पतंगों को अपना भोजन के रूप में इनको ग्रहण करता है। तो मेढक क्या है, लाभ में है, कीट पतंग क्या हो गए, माइनस में हो गए, इनको हानि हो गई। ठीक, तो इसलिए इसको कहा गया है ऋणात्मक अंतःक्रिया, एक को लाभ दूसरे को हानि। चलिए दूसरा है कंपटीशन, स्पर्धा। देखिए स्पर्धा जो है एक ही जाति के सदस्यों के बीच भी हो सकती है और दो भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच भी हो सकती है ना। यानी कि स्पर्धा क्यों करते हैं जंतु, आवास, ठीक है, उनमें आवास के लिए, कि उन्हें जो है मन चाहा उन्हें आवास प्राप्त हो, उसके लिए स्पर्धा हो सकता है। इसके अलावा साथी के लिए, फिर होता है भोजन के लिए। ठीक, यही जो है तीन मुख्य उनके क्षेत्र होते हैं कंपटीशन करने के, स्पर्धा के लिए, कि उन्हें उपयुक्त आवास मिले, उपयुक्त साथी मिले और उपयुक्त जो है भोजन प्राप्त हो। तो ये जो स्पर्धा होती है बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतराजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतराजातीय यानी कि भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, और दूसरी होती है अंतरजातीय स्पर्धा यानी कि एक ही जाति के मध्य स्पर्धा। देखिए अंतराजातीय अभी मैंने बताया ना, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार की स्पर्धा होती है। क्यों होती है, एक ही प्रकार के संसाधन को प्राप्त करने के लिए। ओके, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य एक ही प्रकार के संसाधन प्राप्त करने के लिए जब स्पर्धा होती है उसे हम कहते हैं अंतराजातीय स्पर्धा। जैसे कि उदाहरण हम कह सकते हैं, जैसे पौधों में विभिन्न जातियों के मध्य में भोजन या फिर हम कहते हैं पोषक पदार्थ है ना,
पोषक कहिए, पौधों के लिए तो पोषक हम कह सकते हैं, पोषक तत्व, खनिज लवण, ठीक है, जल, प्रकाश आदि के लिए जो है स्पर्धा होती है ना। इसी प्रकार से जंतुओं में क्या होती है, परभक्षी जैसे हैं जो प्रेडेटर्स हैं, उनमें जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं को भक्ष्य करने के लिए, विभिन्न प्रकार के जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए होता है परभक्षियों में। एक ही शिकार कह सकते हैं, एक ही शिकार को प्राप्त करने के लिए। स्पर्धा होती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है अंतरजातीय स्पर्धा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये क्या होगी, एक समान जातियों के मध्य होने वाली स्पर्धा, एक समान जातियों के मध्य होने वाली स्पर्धा, ठीक है। एक समान जाति है तो उसकी जो मांग होगी वो क्या होगी, एक ही समान होगी, उसका आवास जो है एक ही समान। अगर कोई वृक्ष पे रहने वाला जंतु है तो वो उसी की जाति का जो अन्य जंतु होगा वो भी तो वृक्ष पे ही रहेगा, है ना। तो उसकी क्या होगा, अगर वृक्षों की संख्या कम हो रही है या कुछ भी, अगर जंतुओं की संख्या बढ़ गई वृक्ष पर रहने वाले जंतुओं की, तो क्या होगा, वृक्षों की संख्या में कमी आएगी। तो क्या करेगा, एक दूसरे से कंपटीशन करेगा कि ये आवास मेरा होगा, और दूसरा भी वही मांग करेगा कि नहीं ये आवास मेरा है। तो क्या करेंगे, दोनों में स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, युद्ध होगा, है ना। तो इसमें एक हारेगा और जीतेगा, जो जीतेगा वही उस आवास पर रहेगा। तो क्या है वो, एक तरीके से कंपटीशन ही है, तो है ना। और हाँ, उनके साथी जो है, उनका पार्टनर भी उनको समान ही चाहिए, तो एक पार्टनर के लिए भी युद्ध होगा, ठीक है। भोजन वो भी समान करेंगे, है ना। भोजन जो होगा, अगर कोई शाकाहारी जंतु है तो वो क्या करेगा, वो फूल पौधों पर ही तो निर्भर रहेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। शाकाहारियों की अगर संख्या बढ़ गई तो क्या करेगा, सबके लिए तो पौधा ही चाहिए उसको भोजन के लिए, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए भी जंतुओं के बीच में क्या होगा, स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। इनमें किसके लिए होता है, आवास के लिए। वही मैंने बताया ना आपको, आवास हो गया, भोजन हो गया, साथी, ठीक। इसके लिए आपस में ये स्पर्धा करते हैं, है ना। उदाहरण आप कोई भी जंतु आप दे सकते हैं, कोई शाकाहारी जंतु दे सकते हैं, ठीक है। किसी एक जंगल में शाकाहारियों की संख्या अगर बढ़ गई है तो क्या करेंगे, उनमें लगातार स्पर्धा होगी, आवास के लिए, भोजन के लिए, साथी के लिए, ठीक है। पौधों की अगर बात करें, एक समान की तरह के पौधे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो है सूर्य की प्रकाश जो है उसको ज़्यादा चाहिए, है ना, और लेकिन वो बड़ा हो गया तो नीचे के पौधे जो उसी तरह के पौधे हैं उसको भी तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा चाहिए। तो क्या करेगा, उससे लगातार वो कंपटीशन करेगा, वो सोचेगा कि हाँ कि मैं भी ऊपर उठ जाऊँ और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त कर सकूँ। तो इस प्रकार से लगातार कंपटीशन होगा दोनों में, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि दोनों को पर्याप्त मात्रा मिले, कंपटीशन का कहीं तो अंत होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक पौधे को तो सूर्य का प्रकाश नहीं ही प्राप्त होगा, दूसरा पौधा जो ज़्यादा विकसित हो गया वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं बरसात में छोटे छोटे कितने ढेर सारे पौधे उगाते हैं आसपास, है ना, लेकिन उनमें से बड़े कितने हो पाते हैं, बहुत कम, या तो बिल्कुल भी नहीं, या तो कोई एक दो पौधा जो है वो वृद्धि कर जाता है। तो क्या होता है, ये स्पर्धा के कारण ही होता है। तो इतने ढेर सारे पौधे उगते तो हैं लेकिन सबको पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, है ना, सबको उस तरह से प्रकाश नहीं मिल पाता है, सबको जो है जल नहीं प्राप्त हो पाता है बाद में, ठीक। तो वो धीरे धीरे जो है मृत्यु हो जाती है उनकी। चलिए नेक्स्ट है परजीविता यानी पैरासिटिज्म। परजीवी यानी ऐसा जंतु होता है बेटा जो किसी एक जंतु पर निर्भर रहता है, किसी जंतु पर अपने भोजन के लिए, आवास के लिए निर्भर रहता है ना। तो हम कह सकते हैं कि परजीवी कैसे जंतु होते हैं, विषम पोषी जंतु होते हैं, ठीक है, विषम पोषी। अपने परपोषी के शरीर में रहते हैं, ठीक है, परपोषी के शरीर में शरीर से भोजन और आवास
प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये दूसरे जंतु के शरीर पर रहते हैं और उस शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही उस पर रहते हैं तो आवास उनको आराम से प्राप्त हो जाते हैं। जो परपोषी होते हैं, सॉरी, ये जो परजीवी होते हैं, ये क्या होते हैं, आकार में पहले तो बहुत छोटे होते हैं, है ना, आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये आराम से उनके शरीर में निवास करते रहते हैं। देखिए, ये कई प्रकार के होते हैं परजीवी भी। देखिए, कुछ होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, जो मृत जंतु के शरीर पर मृत जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन जंतुओं को हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी जंतु। ठीक है, अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि परजीवी मुख्यतः कौन हो सकता है, या तो वो कवक होगा या फिर जीवाणु होगा। बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है ना, कोई बड़ा जंतु तो कभी रहेगा नहीं दूसरे जंतु के ऊपर, है ना, तो या तो वो क्या हो सकता है, कवक हो सकता है या फिर जीवाणु हो सकता है। तो यही मुख्यतः परजीवी का कार्य करते हैं। मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ एक पौधे का, है ना, जैसा है कि कौन सा है ये, सॉरी, कसकुटा। ठीक है, कसकुटा क्या होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है। ठीक है, पूर्ण तना परजीवी होता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में पिछली क्लास में। यानी कि दूसरे जो है पौधे के तने से अपना भोजन प्राप्त करता है। एक तो वो उगता भी दूसरे पौधे पर है और वहीं से उसके जो है जाइलम और फ्लोएम से खनिज लवण यानी पोषक पदार्थ और जल की प्राप्ति कर लेता है ना। इसी प्रकार से रफलेसिया होता है। रफलेसिया, ठीक है, ये क्या होता है, पूर्ण जड़ परजीवी होता है, पूर्ण जड़ परजीवी होता है। ठीक है, फिर है सेंटेलम एल्बम। सेंटेलम एल्बम क्या होता है, वो आंशिक जड़ परजीवी होता है। सेंटेलम एल्बम आंशिक जड़ परजीवी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है एमेंसेलिज्म। अब देखिए ये एमेंसेलिज्म क्या होता है। देखिए, एमेंसेलिज्म ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई एक जीव एक खास तरह का रसायन का श्रावण करता है ना, एक रसायन का श्रावण करता है जिसे बोल सकते हैं एलोकेमिकल्स। ठीक, क्या कह सकते हैं इसको, एलोकेमिकल्स का। खास तरह के रसायन एलोकेमिकल्स का श्रावण करते हैं और जिससे क्या होता है कि उस आसपास के उस क्षेत्र में कोई दूसरी जो जाति होती है वो पनप नहीं पाती, केवल एक ही प्रकार का जो है जाति वहाँ पे पाया जाता है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम एमेंसेलिज्म कहते हैं। एमेंसेलिज्म क्या होता है फिर सुन लीजिए। इसमें क्या होता है कि कोई खास जीव ऐसे रसायनों का श्रावण करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलोकेमिकल्स, जो कि अन्य जातियों को आसपास के क्षेत्र में उगने नहीं देती, यानी वो केवल वहीं पर उगता रहता है। ठीक है, एक ही प्रकार का जो पौधा होता है वो वहीं पर उगता है, आसपास जो है वो रसायन के प्रभाव से आसपास जो है क्षेत्र में कोई नया जो है पौधा नहीं उग पाता। तो इसका जो है उदाहरण है जैसे सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी। ठीक है, इसके अलावा जौ। ठीक है, ये क्या है, स्मूथर क्रॉप्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथर क्रॉप। ठीक है, ये क्या करती हैं, अपने आसपास खरपतवार को उगने नहीं देती।
इसी प्रकार से कुछ अन्य जो होते हैं विनाशकारी खरपतवार होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आसपास के वातावरण में ऐसे रसायनों का ये सिक्रेशन करते हैं जिससे कि अन्य कोई जो बीज होता है वो वहाँ पे अंकुरित नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार हमने देखे हैं, ये सभी क्या है, ऋणात्मक अंतःक्रियाओं के प्रकार है, यानी एक जाति को लाभ होता है और एक जाति। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए धनात्मक अंतःक्रियाएं। इसमें पहला है, अच्छा धनात्मक अंतःक्रियाएं हैं तो क्या होगा, इसमें देखिए क्या होता है कि एक जाति को तो लाभ होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। उसमें दूसरी जाति एकदम बिल्कुल उदासीन होती है, दूसरी जाति पर बिल्कुल कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और ना ही कोई लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी देखिए कई प्रकार से होती है। इसमें पहला देखिए अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग। ये क्या होता है, यानी कि मृत जंतुओं का जो भक्षण करते हैं उन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स। मृत जो जंतु होते हैं, मर जाते हैं जंतु, उनको भक्षण करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, यानी कि अपमार्जक कहलाते हैं, है ना। तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मृत जंतुओं से। क्या कहेंगे, स्कैवेंजर्स। ठीक है, भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या है, इनको तो भोजन मिल गया, स्कैवेंजर्स को क्या हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है, लेकिन मृत जंतु है, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये तो मर ही गया है, तो क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ना हानि हो रहा है ना ही लाभ हो रहा है। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि गिद्ध, ठीक है, लकड़बग्घा, सियार आदि। ठीक है, सहभोजिता कॉमनसेलिज्म। इसमें क्या होता है, ये भी देखिए सेम ही है कि एक जंतु जो है दूसरे जंतु पर परजीवी की तरह रहता है, लेकिन जो पहला और दूसरा जंतु जो है जिस जंतु पर परजीवी की तरह रहेगा उससे वो भोजन प्राप्त करेगा, आवास प्राप्त करेगा, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 जीवों के बीच ऐसा परस्पर संबंध होता है जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ठीक है, एक जीव को लाभ, दूसरे को ना हानि ना लाभ। देखिए इसका उदाहरण हम कह सकते हैं, बगुला जो होता है, बगुला कहाँ रहता है, ऐसे स्थानों पर पाया जाता है वो जहाँ पे कई प्रकार के मवेशी चर रहे होते हैं, है ना। मवेशी यानी कि चौपाए, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जो है चरते रहते हैं। तो क्या करते हैं, जब वो घास और वृक्षों की शाखाओं को जब खाते हैं तो शाखाएं हिलती हैं, तो उसमें जो कीट पतंगे होते हैं वो वहां से उड़ते हैं, है ना। तो बगुला क्योंकि पास में ही रहता है तो वो उन कीट पतंगों को आसानी से प्राप्त कर लेता है भोजन के रूप में, है ना, तो उससे अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। लेकिन मवेशियों को क्या लाभ हो रहा है, ना कोई तो लाभ नहीं हो रहा है उसको, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं, ना उसको ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। हाँ, लेकिन बगुला जरूर लाभान्वित हो रहा है, वो जो घास को खा रहे हैं तो घास में जो कीट पतंगे वो उड़ के जा रहे हैं बगुले के पास और बगुला उनको खा ले रहा है। ठीक, और दूसरा हम कह सकते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है चूसक मछली का। चूसक मछली ये कहाँ रहती है, ये रहती है शार्क मछली के निचले हिस्से पर। निचले हिस्से पर, ठीक है, पर ये रहती है। ये क्या करती है, शार्क मछली के निचले हिस्से पर रहती है। तो शार्क मछली जो दूर दूर तक तैरती है ना, दूर दूर क्षेत्रों तक ये तैरती है, तो इसके साथ चूसक मछली भी चिपकी रहती है और दूर दूर तक सैर करती रहती है ना। इससे क्या होता है कि एक तो शार्क के साथ रहती है तो परभक्षियों से बची रहती है। ठीक है, शार्क से चिपकी है तो परभक्षी से ये बची रहती है। और इसके अलावा जो शार्क के मुख से भोजन गिरता है उस भोजन को ये चूसक मछली ग्रहण करती है। तो इससे जो है डबल लाभ होता है, एक तो वो परभक्षियों से भी बची रहती है और दूसरे से शार्क मछली से भोजन प्राप्त होता रहता है। तो ये जो है लाभ में हमेशा रहती है। लेकिन शार्क मछली से इसको कोई ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है।
चलिए नेक्स्ट है प्रारंभिक सहयोग यानी कि प्रोटो कोऑपरेशन। देखिए ये एक ऐसा संबंध होता है, इस प्रकार का ये सहसंबंध होता है जिसमें जो दोनों सहयोगी होते हैं दोनों सहयोगियों को ही लाभ होता है ना। ऐसा सहसंबंध जिसमें दोनों सहयोगियों को लाभ होता है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं सी एनीमोन का। सी एनीमोन, देखिए सी एनीमोन जो होता है एडेम्सिया हर्मिट क्रैब मोलस्क के कवच से चिपका रहता है। एक मोलस्क का संघ का जंतु होता है हर्मिट क्रैब। ठीक है, हर्मिट क्रैब। तो इसके कवच से ये सी एनीमोन चिपका रहता है ना। तो सी एनीमोन जो है अपने स्पर्शकों की सहायता से हर्मिट क्रैब को परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान करता है और यह स्वयं भी हर्मिट क्रैब के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। ठीक है, और क्रैब के द्वारा गिराए गए भोजन का ये भक्षण करता रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मोलस्क है हर्मिट क्रैब इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे सी एनीमोन जो है इस तरह यहाँ पे उसके ऊपर निवास करता है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग बताया कि अपने टेंटिकल्स के स्पर्शकों की सहायता से क्या करता है, परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान करता है ना। और हर्मिट क्रैब क्योंकि ये चलता रहता है, ये जो क्रैब है ये चलता रहता है, तो इसकी सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से घूमता रहता है ना। और हर्मिट क्रैब जो भोजन ग्रहण करता है उस भोजन का भी ये भक्षण करता है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों लाभान्वित हो रहे हैं है ना, दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है प्रारंभिक सहयोग। इसी प्रकार से देखिए एक पक्षी होता है जिसका नाम है फ्लोवर पक्षी। फ्लोवर पक्षी कहाँ रहता है ये रहता है मगरमच्छ के मुंह में। मगरमच्छ के रहता नहीं है, मुख में ये प्रवेश करता है। मुख में क्या करता है, प्रवेश करता है। और इसके मुख में जो लीच होती है, ठीक है, लीच रहती है ढेर सारी, तथा लीच यानी कि खून जो चूसती है ना, तो लीच को खाता है। ठीक है, भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक तो मगरमच्छ को लीच से छुटकारा मिलता है। ठीक है, लीच क्या होती है, इसका खून चूसती है, तो क्या होता है फ्लोवर पक्षी भोजन के रूप में लीच को खा लेता है, तो इससे लाभान्वित हो रहा है फ्लोवर पक्षी भी और मगरमच्छ भी। फ्लोवर पक्षी को भोजन मिल रहा है लीच के रूप में, और मगरमच्छ को क्या हो रहा है, लीच से छुटकारा प्राप्त हो रहा है। ठीक, दोनों इस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म। तो ये देखिए ये दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते रहते हैं। ठीक है, दो भिन्न प्रजातियों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है जिसमें क्या होता है, दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है जैसे कवक और शैवाल। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, कवक और शैवाल। ठीक है, कवक शैवाल। शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। ठीक है, अपना भोजन ये बना सकते हैं। तो इनके बीच जो एक सहोपकारी संबंध जो दिखता है उसे हम कहते हैं लाइकेन। मैंने पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया है।
कवक और शैवाल एक साथ जब उगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लाइकेन। ठीक है, बरसात में दीवारों पर हरी हरी जो संरचना आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं लाइकेन। इसमें क्या होते हैं, एक कवक होता है और एक शैवाल होता है। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, और कवक क्या प्रोवाइड करता है, इसे खनिज तत्व प्रोवाइड करता है, जल प्रोवाइड करता है। ठीक, इसी प्रकार से कवकों में और उच्च कोटि के पादपों के जड़ों के बीच भी एक सहचर्यता यानी सहोपकारिता पाई जाती है। कवक प्लस उच्च कोटि के पादपों यानी कि पौधों में के जड़ों में, ठीक है, उच्च कोटि के पादप हैं, उनके जड़ों में कवक पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। देखिए कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोराइजा से क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि माइकोराइजा कवक जब उच्च कोटि के पादप के जड़ों में पाया जाता है तो उस संबंध को हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, ये क्या करते हैं, कवक इस संरचना में मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों की अवशोषण करके ये पौधों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप क्या करता है, पादप कवकों को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है ना। ये इसको क्या देगा, पोषक तत्व जो ये मृदा से प्राप्त करता है, पोषक तत्व, और ये क्या देगा इसको, ये देता है इसको कार्बोहाइड्रेट जो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, यानी कि दोनों को लाभ होता है परस्पर।